हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आपको पता ही है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। मोर देन 1,50,000 1,50,000 के आसपास वैकेंसीज आई हुई हैं और ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। और इसमें आपको पता ही है कि जीके और जीएस का कितना अहम रोल है। अगर आप एनटीपीसी की बात करें तो उस एग्ज़ाम में आपके लिए प्री में 40 मार्क्स और मेंस में 50 मार्क्स के जीके पूछे जाएंगे। और तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आपको जीके। और यही हाल आपके ग्रुप डी में भी रहने वाला है। ग्रुप डी में सिर्फ साइंस है और अगर हम बात करें एनटीपीसी की तो इसमें तो भर के आपको जीके डाला गया है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा गया है जो आपको नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए इसमें जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो जीके में अच्छा मार्क्स करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा एनटीपीसी में इस बार। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके का सेशन लेकर के आए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, महत्वपूर्ण लगेंगे। तो इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पे आप जाके कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के नंबर 1 फैकल्टीज़ आपको प्रोवाइड होते हैं पढ़ाने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीए, इवन यूपीएससी तक के यहाँ पे आपको कोर्स करने के लिए मिल जाएंगे। बस इसके लिए आपको कुछ छोटा सा फी देना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 महीने का 1000, 6 महीने का 750 पर मंथ के हिसाब से और उसमें 4500 और यहाँ पे अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको 500 पर मंथ के हिसाब से आपको 6000 देना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाएंगे, आप हमारे इस यहाँ पे आपको जो कोड मिल रहा है, ये आप कोड देख पा रहे हैं द नेक्स्ट लेवल, जो हमारे चैनल का नाम है बिना स्पेस का द नेक्स्ट लेवल, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। यानी कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपको 450 और अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप 1 महीने के लिए 1000 रुपीज़ देते हैं जिसमें 10% लेस होने के बाद आपको 900 रुपीज़ मिलेगा। ये 900 आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड द नेक्स्ट लेवल अप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट लेवल बिना स्पेस का, किसी में भी आपको स्पेस नहीं देना है। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां पे करेंगे तभी आपको ये मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले आपको यहाँ पे 1000 लग रहे थे और जैसे ही हमने कोड यहाँ पे अप्लाई किया है तो यहाँ पे कितना लग गया, यहाँ पे लग गया 900 रुपये। तो इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इस पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट जीके का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया है। प्रीएम्बल जिसे हम कहते हैं, इसे हम तो ये कितनी बार किया गया है, सिर्फ 1 बार। 1 बार 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, जिसमें कुछ इसमें शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है। ऑप्शन है धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या फिर रंग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। यानी कि अगर अनुपात कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक के मामले में रखा जाता है और उन्हें कुछ स्पेशल फीचर्स वहां पे उनको दिए जाते हैं, विशेषताएं उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे। तो किससे लिए गए थे, ऑप्शन है आपके सामने ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए और कनाडा। दोस्तों, एक वीडियो मैं आपके सामने ले करके आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अलग अलग विदेशी फॉर्म से क्या क्या लिए गए हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।
तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो आपके लिए, जल्द ही वो वीडियो आपको आएगा। तो यहाँ पे अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और इस बार जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम हुए थे, तो हमने उसके हर दिन के शिफ्ट को एनालाइज किया है, और ये एग्जाम भी टीसीएस ने ही कंडक्ट करवाया था, और आपका रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगा। तो ये जो हर शिफ्ट में किस संविधान से भारत में क्या क्या लिए गए हैं, ये बहुत बार पूछा गया था। तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए आप इसे जरूर याद करें, इसीलिए हम आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जरूर। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं कराई जाती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो शपथ वो लेते हैं, तो उन्हें कौन दिलवाता है? वो दिलवाता है राष्ट्रपति हमारे दिलवाते हैं। वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी यही करते हैं, और थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी यही करते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है, जो कि हमारा आंसर है, इनकी नियुक्ति कोई नहीं करता, इन्हें कोई शपथ नहीं दिलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है, तो वहां पे है कोई नहीं, उन्हें शपथ कोई नहीं दिलाता है। ये आपको याद रखना। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? रंजन गोगोई हैं, रंजन गोगोई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? यानी कि उनका जो कार्यकाल 5 साल है, तो क्या 5 साल के बाद वो दोबारा, तिबारा, चौबारा भी खड़े हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने बार वो खड़े हो सकते हैं? तो अनगिनत बार, चाहे जितनी बार, चाहे जितनी बार। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया हुआ है? जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अप्रॉक्स 12 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। 1950 से 1962 तक ये अपने पद पे रहे थे। ये आपको याद रखना है। वहीं आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो वो सिर्फ होता तो वहां पे 4 साल है, लेकिन अगर वो दोबारा भी री इलेक्ट होते हैं तो 2 ही बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके बाद नहीं। यही हाल रूस के राष्ट्रपति का भी है कि रूस के राष्ट्रपति भी 2 बार लगातार कार्यकाल के लिए बन सकते हैं, उसके बाद उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनना होगा, और उसके बाद वहां पे उन्हें फिर से राष्ट्रपति बनना होगा। ऐसा नियम पहले हुआ करता था, लेकिन जब से व्लादिमीर पुतिन वहां पे बने हैं, तो उन्होंने ये नियम भी हटा दिया है। आगे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन से पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय वहां पे विद्यमान नहीं था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित कौन सा है? तो यह है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहां पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, आप जरूर याद रखें इसे। यहीं पे सबसे लंबी मूर्ति हुआ करती थी भारत की, जो कि अभी भारत की 2nd हाईएस्ट मूर्ति हो गई है। आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही गुप्त वंश के बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा थे, और उन्होंने अपने किए गए कार्यों के लिए एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि थी विक्रमादित्य की उपाधि। बाकी अगर हम बात करें समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त की, तो ये गुप्त वंश के दूसरे राजा थे, और ये जो विक्रमादित्य है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपनाई गई उपाधि थी। तो इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखेंगे कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो कौन थे ये चोल राजा? चोल वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह रिपीट हो चुका है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का जो निर्माण है वो तेजपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? तेजपाल ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने। तो इन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध में इन्हें हराया था। पहला लड़ाई हुआ था 1191 में, और दूसरा लड़ाई हुआ था 1192 में। तो तराइन के युद्ध में इन्हें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। ये 2nd फाइट था तराइन का। पहले युद्ध में जो 1191 में हुआ था, वो पहली लड़ाई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और दूसरा फाइट 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को।
आगे देखेंगे कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऑप्शन है अल्तमस, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन और बलबन। तो ये किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश, जिसे हम अल्तमस भी कहते हैं, इसकी बेटी थी। और ये दिल्ली के ये गुलाम वंश की थी और ये दिल्ली पर शासन करने वाली कौन थी? पहली महिला थी। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा है, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर है निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी इटली के विजयनगर साम्राज्य में आने वाले ये यात्री थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस परिणाम के स्वरूप पड़ी। तो ये कौन सी थी? तराइन का जो दूसरा, सॉरी ये मुगल बादशाह, ये मुगल है, सॉरी मैं यहाँ पे आपको दूसरी और चला गया था। तो ये जो है पानीपत का जो पहला फाइट हुआ था, पानीपत का पहला फाइट किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में ये हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया था, तो जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था ये, तो उसके बाद वहां पे क्या हो गया? मुगलों का शासन हो गया, मुगल भारत में स्थापित हो गए थे। ये आपको याद रखना। उसके बाद उन्होंने फिर खानवा में राणा सांगा को हराया, फिर उसके बाद चंदेरी में उन्होंने मेदिनी राय को हराया था, फिर उसके बाद घाघरा में उन्होंने अफगानों को हराया था और उसके बाद उनकी 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेर शाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी। तो कहां पर हुई थी? कलिंजर के युद्ध में लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको जो एक शहर दिया हुआ और वो किस राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है। तो अगर आप देखें तो अगर हम पंचमढ़ी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये सही है। वहीं दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ये भी सही है। शिमला हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, ये सही है। लेकिन देहरादून उत्तर प्रदेश का पार्ट है क्या? नहीं, ये गलत है। तो यही हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि देहरादून किस राज्य का हिस्सा है। देहरादून किस राज्य का हिस्सा है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने, आपने देखा होगा कि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये नीचे वाला पोर्शन इस तरह से बनता है भारत का। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहते हैं? ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे हम कहते हैं कोरोमंडल। इसे हम कहते हैं कोरोमंडल। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कौन सा है? दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड पठार या फिर लद्दाख पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार। सबसे ऊंचा पठार जो है वो लद्दाख पठार है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। किस राज्य में है सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है सबसे ऊंचा जलप्रपात, किस राज्य में है, ये हम बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सा है, तो इसे हम कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, या फिर इसे हम जोग या फिर गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं। जोग या गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी, तीनों ही एक ही नाम है। और ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। सबसे सूखा भाग कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हो जाएगा ये, पश्चिमी राजस्थान, जो एरिया थार मरुस्थल का पड़ता है, सबसे ज्यादा सूखा भाग यही है इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गंगोत्री। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब मैं आपके भारत के गंगा का जो डिटेल नदियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो नदियों का उद्गम स्थल और उसके बारे में डिटेलिंग जब हम पढ़ेंगे, तो गंगा के बारे में जब वो कहाँ से गंगोत्री से निकलती है, तो फिर कौन कौन सी नदियाँ आके उसमें मिल जाती हैं इस तरह से, तो ये हम पढ़ेंगे एक बार। तो यहाँ पे हम उसी में डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। फिलहाल यहाँ पे आप सीधे आंसर जानिए कि भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में आके मिलती हैं गंगा में।
आगे देखेंगे हम कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना तो उस समय आपको यही लगेगा कि यार ये तो कभी कहीं पढ़ा ही नहीं था, हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में सिर्फ सिंपल पढ़ा था और ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में जो बच्चे इसको जानते हैं वही इसको कर पाते हैं, बाकी सब इसमें इसे छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। याद रखें ब्रह्मपुत्र के ऊपरी ब्रह्मपुत्र की घाटी में पेट्रोलियम पाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कीबुल लामजाओ जो विश्व में एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। कीबुल राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे पड़ता है, जो कि एक तैरता हुआ पार्क इसे हम कहते हैं। तो ये कहाँ पर पड़ता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, मणिपुर में पड़ता है। अगर आपको ये पता होगा कि कीबुल लामजाओ कहाँ पर है तो ये आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। आगे देखेंगे कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। भारत के जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, चीन, नेपाल, बांग्लादेश या फिर जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप जूट की बात करें तो ये आपको कहाँ पर होता है, ये भारत के बंगाल में होता है, और बंगाल से ही कट के निकला हुआ भाग है बांग्लादेश। तो इसीलिए ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ और यहाँ यानी कि बंगाल और बांग्लादेश के जो एनवायरमेंट्स हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। आगे देखेंगे कि जादूगोड़ा का संबंध किससे है। जादूगोड़ा है कहाँ पे, तो जादूगोड़ा एक स्थान है झारखंड में। झारखंड का एक स्थान है जहां पर अल्प मात्रा में ही, थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन ये भारत का वो जगह है जहां पे यूरेनियम पाया जाता है। थोड़ी सी ही पाया जाता है भारत में, आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, थोरियम। लेकिन यूरेनियम जो है ये भी बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है। आगे देखते हैं कि सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पर है। सबसे पुरानी और वो भी चालू स्थिति में कहाँ पर है, ब्रह्मास, बसरा, डिगबोई या फिर टेक्सास। तो सही आंसर हो जाएगा डिगबोई में। कहाँ पर है, डिगबोई, असम। भारत में सबसे पुराना यही है, ये आप याद रखें। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हम कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, बंगलुरु, भद्रावती, मंगलुरु या फिर मसूर में। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपको भद्रावती में, भद्रावती। और ये भद्रावती जो है ये भद्रा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इसके बारे में। आगे देखेंगे कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। कोयले से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ताप ऊर्जा। कोयले को जलाते हैं और उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे ही इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था, तो कब अपनाया था, सुनामी आ जाने के बाद 2006 में। याद रखें आप, 2006 में हमने अपनाया था इसे। घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटिया वस्तु जिसे हम इन्फीरियर्स गुड कहते हैं के लिए मांग कब गिर जाती है। कब गिर जाती है, जब आय लोगों की बढ़ती है। तो जब लोगों की आय बढ़ती है, अगर आप आज के डेट में आप एक बीपीएल कार्ड होल्डर हैं और आप राशन का चावल खाते हैं तो आपके लिए क्या है, ये वो आपके लिए क्या है कि वो एक इन्फीरियर गुड है। घटिया एक नाम पड़ा हुआ, अंग्रेजी में से इन्फीरियर कहा जाता है, इन्फीरियर गुड। तो लेकिन अगर नेक्स्ट डे आपकी सरकारी नौकरी लगती है, आप 40,000 के पे स्केल पे आ जाते हो, 40,000 कमाते हो, तो आप वो राशन वाला चावल नहीं खा के, आप नहीं भी कम से कम तो 40 रुपीज़ पर किलो वाला चावल खाओगे, 50 रुपीज़ पर किलो वाला, तो आपकी आय बढ़ी, आपकी फैमिली इनकम बढ़ी, तो आपने वो जो 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ किलोज़ में जो चावल मिलते हैं उसे खाना छोड़ के, वो जो इन्फीरियर गुड्स था, घटिया गुड्स था, उसे छोड़ के आपने जो एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट था उसे आपने खाना शुरू किया। तो जब आपकी आय बढ़ी तो आपने उसको खाना छोड़ दिया, यानी कि तो उसका क्या हो गया, उसका एक कस्टमर कम हो गया, उसको खाने वाला एक व्यक्ति कम हो गया, उसका मांग कम हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है, तो सबसे ज़्यादा राजस्व भारत सरकार को, आपको पता ही होगा कि टैक्सेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वही राजस्व का एक जरिया होता है भारत की सरकार का। तो किससे सबसे ज़्यादा राजस्व आता है, तो ये प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट
टैक्सेस जो आता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स इसका सबसे बड़ा फॉर्म है। तो ये जो है इसका एक, इसी से हमें सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है, यानी कि भारत सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। भारतीय नागरिकों के मौलिक, शुरू में शामिल ये नहीं थे, तो ये कब शामिल किए गए थे? तो ये शामिल किए गए थे 1976 में। यहाँ पर फिर से मैंने कई बार ये बात आपको बताया हुआ है, फिर से बता दे रहा हूँ कि कुछ भी अगर संविधान में शामिल करने की बात की जाए तो 1976 में ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसके बारे में आपको याद रखना है। और वहीं अगर कुछ हटाने की बात कही जाए तो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। कुछ भी अगर हटाने की बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें हम आएंगे, जोड़ने की बात की जाए तो इसमें आएंगे, 1976 में आएंगे। देखेंगे कि भारतीय संघवाद लिया गया है कहाँ से। भारत का जो संघवाद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये कहाँ से कॉपी किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा से। कनाडा संघ सूची आपने ध्यान दिया होगा। आगे देखेंगे हम, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 किस चीज की गारंटी देता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा के लिए देता है। 14 जो है ये सबको समानता, यानी कि कानून के सामने सभी समान है और कानूनों की समान सुरक्षा, यानी कि कानून सबको समान सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 ये बताता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत किसके सिद्धांत से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। अभी हम देखा कि संघ सूची कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। अमेरिका से तो बहुत सारा चीज़ हमने ले रखा है। हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, ऐसे बहुत सारे चीज़ हमने लिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया शायद हमने समवर्ती सूची लिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो ये जो है 39 है। 39 अनुच्छेद 39 जो है ये भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। राज्यसभा में सदस्यों को, आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं ये? तो खेल, कला, साहित्य, इन सब से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर और रेखा, इन दोनों को शामिल किया गया है जो कि खेल और कला से संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ और भी 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जाता है। ये पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं होते हैं, इन्हें अलग से किया जाता है राज्यसभा में। लोकसभा में 2 एंगल भारतीयों को भी राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। कहाँ पे है? लुम्बिनी। अभी ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल में। और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हम कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किससे, किसके साथ? सबसे पुराना लौह युग जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो चित्रित धूसर मादरी भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, या काले पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो आखिरी दिन है वो जैन अपना लिया था। इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु ने इन्हें शिक्षा दी थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ ये कहाँ पर चले गए थे? तो ये चले गए थे श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये चले गए थे। आगे देखेंगे कुषाण वंश के लिए कुषाण वंश के प्रसिद्ध एक राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, जिन्होंने 78वीं ईस्वी में जब हुनों के आक्रमण को निष्फल कर दिया था, हुनों के आक्रमण को झेल लिया था,
उन्हें पराजित कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने शक संवत की भी शुरुआत करी थी। वो कनिष्क ही थे जो कि कुषाण वंश के राजा थे। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस आपको याद रखना है, ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को कहते थे हम रुपयक। रुपयक, चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? कौन सी पदवी नहीं धारण की थी? इनके बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जानकारी इन्हें नहीं मिल पाती है, क्योंकि इतिहास में इनके बारे में काफ़ी कम चीज़ें बताई गई हैं और इसीलिए पढ़ाई में भी हमें काफ़ी इनके बारे में मिनिमम चीज़ें ही मिल पाती हैं। तो इन्होंने जो है, इन्होंने गंगेकोंड, मुंडीकोड़ा और पंडित चोल, ये तीनों की ही उपाधि धारण की थी और त्याग समुद्र की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये जो है, ये राजेंद्र प्रथम जो है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम, इन्होंने ये करी हुई थी और बाकी जो है ये त्याग समुद्र ये नहीं करा था इन्होंने। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत। तो आपको पता होना चाहिए ये चंदेलों ने किया था। किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? तो ये जो था वो तराइन की दूसरी लड़ाई थी, जिसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और इसके बाद ये दिल्ली में एंटर कर गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी अमुक्त माल्यद। क्या लिखी थी? अमुक्त माल्यद। आगे देखेंगे कि निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? राणा सांगा बाबर, पृथ्वीराज चौहान अकबर, जुझार सिंह शाहजहां या जसवंत सिंह औरंगजेब। तो कौन सा गलत है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये अलग है अकबर से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कब आए थे? ये आ गए थे आपको 1191 का तराइन युद्ध, आपको पता ही है पहला। और पहला जो मुगल बादशाह आया था वो 1526 में आया था। पहला जो मुगल बादशाह आया था वो 1526 में आया था। तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए कभी आपस में मैचिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु। और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अगरतला या फिर नागालैंड, शिलोंग। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? कौन सा जोड़ा यहां पे आपको सही दिख रहा है, कौन सा गलत दिख रहा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा और अगरतला, ये जोड़ा सही है और बाकी तीनों जो है वो गलत है। नागालैंड का क्या है? कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और यहाँ पे असम का दिसपुर है। तो ये तीनों गलत हो जा रहे हैं इसीलिए। और अगरतला और त्रिपुरा एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो यही यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, और इस बेल वाली घंटी को भी दबा दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।